हेलो, नमस्ते। मैं प्रियंका फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। नेक्स्ट टॉपिक टुडे विल बी स्ट्रैटेजीज फॉर एड्रेसिंग एजुकेशनल नीड्स इन इंक्लूसिव सेटअप। एक इंक्लूसिव एजुकेशन में, एक इंक्लूसिव स्कूल में आप किस तरह का टीचिंग स्ट्रैटेजीज या अप्रोचेस रखोगे बच्चों के नीड्स, बच्चों के एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो टोटल इसमें 5 या 6 टॉप ये रहेगा, हेडलाइंस रहेगा। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लर्निंग को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो टीचर्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करना या उसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मेन पार्ट इन अ टीचर्स प्लान फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट डिपेंड करता है क्लास के सिचुएशन को और टीचर को, ये दोनों के लिए, मतलब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, ये दोनों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका फैक्टर्स मैं पढ़ूंगी। पहला फैक्टर्स है यू शेप्ड लेआउट। अगर आपका क्लास छोटा है तो आप यू शेप्ड लेआउट का ऑप्शन रख सकते हो। यू शेप में जब आप बच्चे को बैठा रहे हो एक क्लासरूम में, उससे क्या होगा कि आप डिस्कशन कर पाओगे। आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। टीचर अगर कोई भी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना चाह रही है तो यू शेप्ड लेआउट के सहायता से मैं आसानी से बच्चों को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। इसके बाद है बेंच और डेस्क अरेंजमेंट करना। हर एक स्कूल में या क्लास में आप देखोगे कि बहुत सारे सेवरल रोज ऑफ डेस्क फेसेस द टीचर। हमेशा टीचर को फेस करते हुए, ब्लैक बोर्ड को फेस करते हुए रोज़ में बच्चे को बैठाया जाता है, जो कि कॉमन है। हम लोग हमेशा बचपन से देखते आए हैं और ना मतलब टच नहीं करते एक दूसरे से, ठीक है। तो ये लाइनअप रोज़ और कॉलम्स का बहुत कॉमन है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस एक और एक फैक्टर है सिटिंग अरेंजमेंट में। जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ, बच्चों का अरेंज कर रही हूँ सिटिंग में, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी मद्देनज़र रखना है। मतलब बच्चों के नीड्स, बच्चों के एज, बच्चों की हाइट, उसके विजुअल चीज़ को देखते हुए उनको मैं सिटिंग करवाऊँगी। सिटिंग मतलब उनका सीट अरेंजमेंट करूँगी। फिर इसके साथ में टीचर्स को ये देखना है कि बच्चे रेगुलर रोटेशन कर रहे हैं या नहीं, ताकि एक दूसरे से बच्चे मिंगल्ड कर सके, फ्रेंडशिप कर सके। एक ही साथ एक तरह के बच्चे, एक ग्रुप के बच्चे ना रहे और हमेशा रोटेट वाइज हो, ये भी देखना है टीचर को। और यहाँ पे तो एज, स्टूडेंट के एज और साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके मैच्योरिटी लेवल, उनके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप उनका सिटिंग अरेंजमेंट करोगे। एक इंटेलिजेंट बच्चों को आप इंटेलिजेंट के साथ ना बैठाकर एवरेज बच्चों को या थोड़ा डल बच्चों के साथ बैठाओगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसके बाद है टाइप्स, कि किस तरह का टाइप्स मैं अरेंजमेंट करूँगी सिटिंग अरेंजमेंट एक क्लासरूम में। पहला है ट्रेडिशनल रोज़ जो हम लोग हमेशा कॉमन देखते आए हैं कि टीचर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं। टीचर की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करते हुए कॉमन रोज और कॉलम्स में बच्चों को बैठाते हैं। ये लार्ज स्टूडेंट्स के लिए, जब आपका क्लासरूम बड़ा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा रहता है टीचर के लिए, एज इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड क्लास। टीचर का यहाँ पे फ़ायदा देखते हुए हम लोग ट्रेडिशनल रोज एंड कॉलम्स का सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है यू शेप। दिस मेथड इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। यू शेप में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और उनको कोऑपरेटिव लर्निंग, एक साथ एकजुट करके पढ़ाई करने में मदद करते हैं।
नेक्स्ट है क्लस्टर सिटिंग। क्लस्टर सिटिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप्स और पेयर्स। ग्रुप में बैठा के बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो क्लस्टर सिटिंग कहलाता है। ये लार्ज और स्मॉल क्लासेस के लिए, दोनों के लिए ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और जहाँ पे बच्चों का बिहेवियर हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, टीचर आसानी से कर सकता है। तो क्लस्टर सिटिंग बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट कहलाएगा। इसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, या एज अ कंक्लूजन हम लोग क्या देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत हद तक लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। स्टूडेंट के बिहेवियर को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। स्टूडेंट को हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एनकरेज कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। उनको, अगर मैं हमेशा प्रॉपर रोटेशन करा रही हूँ, अलग अलग टाइम भी मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ, तो एक दूसरे के साथ इनका जो पेयर इंटरैक्शन है, कोऑपरेटिव लर्निंग की जो भावना है, वो अच्छा होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बच्चों में लाता है कि किस तरह से मैं एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकूँ। टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग अरेंजमेंट। अगर सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो 2 वे कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बिटवीन में, वो बहुत अच्छा होता है। अगर ये नहीं रहा एक क्लासरूम में, तो मुझे कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एड्स और अप्लाइंसेस। एड्स और अप्लाइंसेस मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं किस तरह का एड्स, किस तरह का अप्लाइंसेस, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करूँगी, टूल्स का इस्तेमाल करूँगी, ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिल सके। तो टीचिंग एड्स क्या होगा कि दोज टूल्स दैट टीचर यूज देम इन द क्लासरूम सच एज फ्लैश कार्ड्स, मैप्स, कैसेट एंड ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड के साथ साथ मैं किस तरह से अलग अलग प्रॉपर एड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ बच्चे को समझाने के लिए। ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब सुनाकर उनको कुछ रिकॉर्ड किया हुआ चीज़, या कुछ उनको दिखा के प्रोजेक्टर में, या दोनों ही कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह दिखाकर उनको टीचिंग में जब कर रही हूँ, तो वो आता है टीचिंग एड्स। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होगा मेरा। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में मेरा टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होगा। तो फर्स्ट है CSR। CSR का फुल फॉर्म होता है कि कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजिक रीडिंग। इसमें क्या होगा कि बोथ मैं रीडिंग भी करा रही हूँ और बच्चे को साथ में लर्न भी करा रही हूँ। मतलब बच्चे को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टम अप्रोच के तहत मैं उनको रीडिंग और राइटिंग करा रही हूँ। वो होता है कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजिक टेक्निक, मतलब रीडिंग। इसके बाद है क्रिएटिंग अ रिस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो, उनका ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक ऐसा क्लासरूम क्रिएट करे जो बच्चे को सपोर्ट करे, जो बच्चे को मोटिवेट करे, और स्पेशली इंक्लूसिव क्लासरूम में एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करना है, एक ऐसा तैयार करना है जहाँ वो फ्रेंडली हो सके, जहाँ वो इंटरैक्शन कर सके टीचर के साथ एज वेल एज नॉर्मल बच्चों के साथ। इसके बाद आता है कि यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट्स। अलग अलग तरह के अप्रोचेस में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी बोली कि वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, पेयर ग्रुप में मैं कुछ लर्निंग करवा सकती हूँ, पेयर वर्क करा सकती हूँ, ग्रुप वर्क करा सकती हूँ, पेयर ट्यूटोरिंग करा सकती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसी में ही एड्स और अप्लाइंसेस को मैं 3 भागों में बांटूंगी, जो कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के बच्चे होते हैं। एड्स फॉर चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ये थोड़े डल बच्चे होते हैं, जिनको थोड़े इंटेलिजेंट, जिनका कम होता है IQ लेवल। उन बच्चों के लिए क्या होता है कि कोई भी टास्क को मैं जब उनको तोड़ के सिखाती हूँ,
स्मॉलर ब्रेकअप्स, मतलब स्मॉल स्टेप्स में उनको सिखा रही, तो वो आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। इसके बाद है चार्ट्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स दिखा के, पिक्चर्स पिक्टोरियल वाला चीज़ में अगर उनको दिखा रही तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी चीज़ को कराने से पहले अगर मैं उसका प्रैक्टिकल वर्क करा रही हूँ तो वो चीज़ उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको किस तरह से मैं थोड़े इनोवेटिव, थोड़े क्रिएटिव वे से मैं अगर एजुकेशन दूँ, अगर मेरा टीचिंग स्ट्रैटेजी वैसा रहे तो उनको सीखने में बहुत आसानी होता है। नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट। जो ब्लाइंड होते हैं, जो या देखने में जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको हमेशा 3D मॉडल के तहत, ओवरहेड प्रोजेक्टर के तहत उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि इन बच्चों को हमको फर्स्ट बेंच पर बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। कलर्ड ऑब्जेक्ट इन लोगों को ज़्यादा आँख में लगेगा, तो कलर्ड ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट के कंपैरिजन में कलर्ड ऑब्जेक्ट अगर मैं इन लोगों को प्रिवेल कर रही हूँ तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। कैन बी लेबल्ड विद ब्रेन लेवल मार्कर and for identification, use of actual objects and enlarged activities। कोई भी मैं अगर उसको दिखावट में दे रही हूँ चीज़ तो वो थोड़ा एनलार्ज हो, तो वो थोड़ा बड़े हाथ का, मतलब बड़े बड़े लेटर्स में हो। इसके बाद एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का मैं अगर यूज़ कर रही हूँ उन लोगों को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ उन लोग को आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद क्लास प्रेजेंटेशन को मैं अगर रिकॉर्ड करके उन लोगों को सुना सकूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन लोग चूँकि देख नहीं सक रहे हैं तो रिकॉर्डेड वाला चीज़ या सुनने वाला चीज़ अगर मैं उनको करा रही हूँ तो वो आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है लास्ट एड्स फॉर चाइल्ड विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं एनकरेज करूँगी कि आप देख के पढ़ो। रिटन नोट्स में दूंगी, लेक्चर नोट्स दूंगी, मतलब फिर उसके बाद लिसनिंग डिवाइस जैसे इंडक्शन लूप्स जो आती है वो यूज़ करने के लिए बोलूँगी। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जो एनी बैकग्राउंड, जैसे इंश्योर दैट एनी बैकग्राउंड नॉइज इज़ मिनिमाइज्ड, बाहरी आवाज़ जो आता है वो मैं देखूंगी कि वो जितना से जितना कम हो सके। तो ये एड्स और अप्लायंसेस की बात हुई। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में लाइट एंड वेंटिलेशन की। लाइट और वेंटिलेशन को मैं पॉइंट वाइज डिस्क्राइब की हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि एवरी रूम शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ विंडोज एंड डोर्स सो दैट नेचुरल लाइट कम्स इन। हर एक रूम में, हर एक क्लासरूम में अच्छी तरह से लाइट और वेंटिलेशन की मतलब प्रिवेल हो, अवेलेबल हो, ताकि नेचुरल लाइट जो है, सनलाइट जो है वो आ सके। इसका मतलब कि विंडोज़ और डोर्स होना, खिड़की और दरवाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल लाइट भी होना चाहिए जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह, लेकिन नेचुरल लाइट जितना इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल लाइट। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि वेंटिलेशन भी क्लासरूम के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश एयर क्लास में आना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को पॉजिटिविटी लगे, बच्चे को फ्रेश लगे, ना कि टायर्ड लगे। एडिक्वेट नंबर ऑफ फैंस अच्छा होना चाहिए क्लास, स्पेशली मानसून और समर सीजन में उनको सफोकेशन ना हो, गर्मी से वो परेशान ना हो जाए। तो इस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना है। इसके बाद नेचुरल लाइट क्या होता है कि बच्चे का बिहेवियर को बहुत इम्प्रूव करता है। उनमें जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस, थकावट होती है वो नहीं होता है अगर मैं अच्छा प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन क्लास में अगर मैं कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे लर्नर्स का जो आउटकम है लर्निंग के तहत वो बहुत बेटर होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैं देखती हूँ कि द कॉन्स्टेंट फ्लोज ऑफ फ्रेश एयर एंड द गुड क्वालिटी ऑफ रूम टेम्परेचर इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट। येस इट इज़ इन फॉर, मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए हमको उसका जो रूम टेम्परेचर है क्लासरूम को वो हमेशा फ्रेश रखना है। उसका क्वालिटी रूम टेम्परेचर को बहुत अच्छा रखना पड़ता है ताकि बच्चे को पढ़ाई में मन लगा रहे। ठीक है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पॉइंट, एसेस टू TLM। TLM का मतलब होता है कि टीचिंग लर्निंग
जो भी मैनेजमेंट होता है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होता है वो मैं किस तरह से असेस करूँगी इंक्लूसिव लर्निंग के तहत। तो बहुत सारे अलग अलग में टीचर्स क्या करेंगे कि अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोलैबोरेटिव मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के साथ में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, टीचर मोटिवेट करें हमेशा, दोनों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर एक साथ कंट्रीब्यूशन रहे तो वो हो जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पे टीचर को क्या करना है कि बोथ टीचर्स आर वर्किंग टुगेदर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। मतलब दो टीचर एक साथ एक ही ग्रुप के स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे हैं और उनको एजुकेशन दे रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है। वो एक टेक्निक हुआ। नेक्स्ट टेक्निक ये रहा कि एक टीचर मेन लेसन समझा रही है और एक टीचर इंडिविजुअल ग्रुप्स को समझा रही है, तो ये एक टेक्निक हो जाएगा। इसके बाद है पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जब दोनों टीचर एक ही चीज़ को समझा रही है, टीच कर रही है, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में कर रही है विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हो जाता है पैरेलल टीचिंग। मतलब कि एक ही टॉपिक को समझा रही है दो टीचर, लेकिन अलग अलग ग्रुप में समझा रही है। मतलब एक क्लास को दो भागों में बांटकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके मैं उनको जब समझा रही हूँ तो वो हो जाता है कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो कोलैबोरेशन में क्या होता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं मैं उनको रेगुलर क्लासरूम के तहत कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देकर मैं जब उनको लर्निंग करा रही हूँ तो वो हो जाता है कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसके बाद है, आई होप दिस इज द लास्ट वन, वन मोर पॉइंट इज देयर। सो नंबर 5 विल बी मोबिलिटी इनसाइड द क्लासरूम। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस तरह से मैं अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकूं, इम्प्रूव कर सकूं, वो हो जाता है मोबिलिटी का मतलब। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि मैं क्लासरूम को, मैं अपना क्लास को किस तरह से मैनेज कर रही हूँ एक प्रोसेस के तहत, मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच में मैं जब क्लास को कंडक्ट कर रही हूँ, वो हो जाता है मोबिलिटी। तो क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में मैं किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाऊंगी वो मैं यहाँ देखूंगी। सबसे मेन पॉइंट यहाँ लिखा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यस, टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि लर्निंग मेरा मीनिंगफुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से याद कर सके, अच्छे से एजुकेशन ले सके। इसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। यस, लर्निंग बाय डूइंग, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए लर्निंग बाय डूइंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर मैं देख के मैं कोई भी चीज़ को सीख रही हूँ, उसको थियोरेटिकल से भी ज़्यादा अगर मैं प्रैक्टिकल पे फोकस कर रही हूँ तो मेरा जो थियोरेटिकल जो पार्ट में कर रही हूँ वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट्स को मतलब ज़्यादा इम्फेसिस करूँगी मैं लर्निंग बाय डूइंग में। इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर कैन बी अरेंज्ड इन प्रॉपर। यस, टाइम टेबल भी बहुत ज़रूरी है। सब जैसे लिटरेरी पीरियड, फ्री पीरियड को किस तरह से क्या होता है कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, हाँ, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा हार्डर सब्जेक्ट रखूँगी, जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इस तरह का, इंग्लिश हुआ। इसके बाद धीरे धीरे टिफ़िन ब्रेक के बाद क्या होता है कि बच्चे में बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी आ जाती है कि नहीं चलो अभी छुट्टी होगी, उनमें उतना पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो उस टाइम मैं क्या करूँगी, एक्टिविटी बेस्ड पीरियड रखूँगी, फिर जनरल साइंस, जीके वगैरह सब्जेक्ट्स रखूँगी ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे मतलब एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद है ड्रिल, असेंबली, वीकली योगा क्लासेस, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह भी टाइम टेबल में देना बहुत ज़रूरी है। ये करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती है, तो करिकुलर के साथ को करिकुलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर को हमेशा मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को, ना कि डीमोटिवेट, हमेशा हर चीज़ में उनको इनकरेज करना है। टीचर कैन प्रोवाइड होम असाइनमेंट। यस, होम असाइनमेंट, होमवर्क देना भी बहुत ज़रूरी है। जितना कि वो बच्चे क्लास वर्क कर रहे हैं, होमवर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रोजेक्ट वर्क देना, फिर सेल्फ थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ऐसे आपने लिखने दे दिया, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, या किसी तरह का
कॉपी पेस्ट वाला चीज़ दे दिया, तो जिससे क्या कि लर्निंग मेरा मीनिंगफुल हो और पर्पसफुल हो। यहाँ पे उनका सेल्फ थिंकिंग बढ़ सके, उनका क्रिएटिविटी, उनका इमेजिनेशन पावर बढ़ सके। ये आ जाता है किसके अंतर्गत? मोबिलिटी इनसाइड द क्लासरूम। मतलब मैं क्लासरूम को कितना इफेक्टिव बना रही हूँ, लर्निंग इफेक्टिव बना रही हूँ, वो आता है इसमें। तो लास्ट पॉइंट हमारा है इंटरपर्सनल एंड सपोर्ट। इंटरपर्सनल और सपोर्ट मतलब क्या होता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में दो आते हैं, एक टीचर जो टीचिंग करते हैं और एक स्टूडेंट जो लर्न करते हैं। तो एक क्लासरूम में ये दोनों चीज़ ही है, ये दोनों एक मेन पिलर्स है मेरे एजुकेशन में। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। ये दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा हो तो मेरा एजुकेशन जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होगा, एज वेल एज टीचिंग प्रोसेस भी। इसके साथ साथ स्टूडेंट और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी हम लोग बात करेंगे कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि पेयर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लास में एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ बात नहीं कर रहे, उनके साथ अगर कोई फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे लर्निंग नहीं होगा, पॉजिटिव लर्निंग नहीं होगा। तो टीचर यहाँ क्या करेगी? इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर करेगी जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक दूसरे के साथ कोप अप करके पढ़े, ना कि नॉर्मल बच्चे हमेशा उनको अवॉइड करे और डिसेबल्ड बच्चे हमेशा अलग अलग रहे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों के बीच में इंटरेक्शन के लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे, बहुत सारे ग्रुप वर्क करवाएंगे। इसके बाद आस्किंग क्वेश्चंस, लिसनिंग एंड कंपैशनेट, मतलब उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को मतलब उनको सुनना पसंद करवाना है, साथ में क्या करना है कि उनको लिसनिंग पावर भी बढ़ाना है। इसके बाद क्या है कि ये सारे स्किल्स आनी चाहिए। इसके बाद है Teacher have always used groups, projects and collaborative activities to encourage teamwork in the classroom. Yes, group project work मतलब collaborative learning को हम लोग यहाँ पे encourage करेंगे, emphasize करेंगे ताकि टीम वर्क पैदा हो बच्चे में। इसके बाद है टीचर्स कैन इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व। ये सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। रिसेस टाइम में, फ्री पीरियड्स में या लंच ब्रेक में किस तरह से मैं अलग अलग उनसे काम करवाऊँगी, सोशल एक्टिविटीज़ करवाऊँगी, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। यहाँ पे एक छोटा सा अलग से मैं लिखी हूँ कि स्ट्रैटेजीज ऑफ अ टीचर क्या होता है कि मैं कोई भी अगर मैसेज कन्वे कर रही हूँ बच्चे को या कुछ भी बात बता रही हूँ तो वो मेरा जो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए, ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि बच्चे वो समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद है टीचर को पेरेंट्स के साथ भी बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के बारे में, बच्चों के साइकोलॉजी, बच्चे के बिहेवियर के बारे में जान सके। जब तक बच्चे के बिहेवियर के बारे में मैं नहीं जान पाऊँगी तो क्लास में उनको हैंडल करना, उनके बिहेवियर को, उनके नेगेटिव बिहेवियर को मैं कंट्रोल कभी नहीं कर पाऊँगी। तो हमेशा और एक चीज़ याद रखना है कि टू कीप द क्लास लाइवली, मतलब एक हैपनिंग क्लास बनाना है, ना कि बोरिंग क्लास, एक इंटरेस्टिंग क्लास क्रिएट करना है। अब स्ट्रैटेजीज ऑफ स्टूडेंट्स में मैं क्या बोलूँगी कि तो क्लियर द डाउट, कोई भी अगर डाउट है उनमें तो वो मैं क्लियर करवाऊँगी। टू लर्न मोर एंड मोर, उनका ये मोटिव रहेगा कि मैं स्कूल में आ रही हूँ, मैं क्लासरूम में आ रहा हूँ तो मुझे लर्न करना है, जितना से ज़्यादा मैं एजुकेशन ले सकूँगा मेरे लिए उतना ही बेनिफिट है। ठीक है। इसके बाद है कि मेरे सब्जेक्ट टीचर के साथ अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, अच्छा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच में अगर मैं टू डिमिनिश द कम्युनिकेटिव गैप, मतलब अगर स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी अगर कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो वो मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं अवॉइड करूँ और एक अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप बोथ टीचर और स्टूडेंट्स के साथ, पेयर्स के साथ मैं बनाऊँगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।